Okay, hi. Hi everyone. I think I am audible to you, right? Yeah, hi Sumit. Yes, sir, you are audible. Hello, sir. Yes, sir, you're audible. Okay. So today we and I and Saurabh prepared something. First, I will discuss few things. There may be some mathematical part in this regard. So I know many of you know how to do those mathematics, but for the sake of simplicity about the topic, I would discuss that mathematical part in very short. First, I would like to present Yes, agenda. sir. Go ahead. I have prepared a PDF about matlab the intuition, Okay, mathematical great. intuition. So Mhm. I can Okay, ठीक है, matlab share ठीक it है. in the chat box, or I should present it. या whatever. मैं थोड़ा सा एक बार हाईलाइट बता देता हूँ, देन यू कैन स्टार्ट. ठीक है. Okay, okay, हम sir. लोगों Okay. ने जो प्रिपेयर किया है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पीसीए, और मैं सबको बस इंट्रोड्यूस कर दूंगा थोड़ा सा, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि सौरभ को तैयार करेगा. एक्चुअली ये वाला पार्ट जो है वो मैंने बनाया है, एक्चुअली कोयना को थोड़ा सा लेस एक्सपोजर है इस पार्ट में, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, इसलिए मैंने सोचा कि सबको एक लेवल पे लाने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स को डील करना जरूरी है. मतलब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट तो उसका बहुत साउंड है. सो ये एक टेम्पलेट मैंने तैयार किया हुआ है ऑल क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को लेते हुए. देखो पर्पस क्या है, मैं इन शॉर्ट पहला 15-20 मिनट लूंगा क्योंकि ये एक थॉरो ट्यूटोरियल होगा हमारे लिए. कभी भी किसी को इशू हो यू कैन आस्क मी. सी, जब हम लोग मशीन लर्निंग को डील करेंगे तो जनरली हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम होगी. एक टाइप की प्रॉब्लम होगी जब हमें आउटपुट में हमें बताना होता है कोई नंबर 1 2 3 2.5 एटसेट्रा, ऐसा ही होता है. या फिर हमारा आउटपुट क्या हो सकता है, यस नो काइंड ऑफ. ठीक है. लाइफ में दो ही टाइप के क्वेश्चंस आपसे कोई पूछता है कि तुम कितने बड़े हो, 170 सेंटीमीटर, तुम्हारा वेट कितना है तो 70 kg, एंड डू यू विश टू गो टू समवेयर, यस और नो, वट. हाँ, sometimes there are questions which are what is your name and etc. that do not fall in this category. हम लोग बस इस दो टाइप के प्रॉब्लम को एमएल से डील करते हैं. तो इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने के लिए we know there is regression method, and for this we have classification method, right? अभी रिग्रेशन पे हम लोग बाद में आएंगे, हालांकि इस पे पहले आना चाहिए था, लेकिन इस पे बाद में आएंगे. तो क्लासिफिकेशन पे क्या होगा, हमारे पास सपोज कोई भी डेटा दिया होता है. ठीक है. तो सपोज कभी भी हमें बताना है कि समथिंग इज एप्पल और ऑरेंज, राइट? सो is given a type, is given apple or orange apple, and there are some properties are given, like it's a dimension, it's a size, it's a diameter. Okay, color, there could be many, मतलब मैं लिमिट नहीं कर रहा. ये सब के वैल्यूज हमारे पास दिए होंगे और उस बेसिस पे अपने पास ये लेबल लगा होगा. तो these are properties of what, of एप्पल और ऑरेंज. एप्पल और ऑरेंज की सारी प्रॉपर्टीज होंगी और ये पहले से हमें दिया होगा. तो यहाँ पे दिया होगा जब मैं बोल रहा हूँ तो क्लासिफिकेशन या किसी एमएल टाइप में हमारे पास जनरली सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मेथड्स होते हैं. सुपरवाइज मेथड में हमारे पास पूरा का पूरा डेटा दिया होगा इसका मतलब कि बहुत सारा रोज हमारे पास अवेलेबल होगा जो कि ये बताएगा कि एक्चुअली में एप्पल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑरेंज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. और ये एम्पिरिकल डेटा है, मतलब ये कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, ये एम्पिरिकल डेटा, मतलब कि ओवर द टाइम लोगों ने
क्या किया, तुम्हारे पास एक सेब आया, तुमने उसके ये सारे मेजर किए और इसमें एंट्री कर दी और बताया कि ये सेब है। फिर किसी के पास ऑरेंज आया तो उसने वो सारी एंट्रीज डाल दी और ऑरेंज है, क्योंकि वर्ल्ड में हर एप्पल और ऑरेंज अपने आप में कुछ ना कुछ टाइप्स में डिफरेंट है पॉसिबली। तो ये सारे वो डेटाज हैं और यहाँ पे ये हमारे पास लेबल है। तो हमारा जब इसी को डेटा सेट बोलते हैं। डेटा सेट इज नथिंग बट ए टेबल। इस टेबल में ढेर सारी एंट्रीज होती है किसी को लेके। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास इस डेटा का दो पार्ट है। एक ये वाला पार्ट जिसको हम लोग लेबल बोलते हैं या इसी को हम लोग टारगेट बोलते हैं, मतलब यही हमें पता करना होता है। और ये पार्ट जो इसकी प्रॉपर्टी को बताता है, दीज आर प्रॉपर्टी और दिस वी कॉल फीचर टेक्निकली। ठीक है, तो वी आर डीलिंग विद सुपरवाइज लर्निंग ओनली। देयर आर सम डेटा, बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जिसमें हमें लेबल नहीं पता होता है कि ये जो चार प्रॉपर्टीज है दी गई हैं, इस चारों प्रॉपर्टीज में लेबल कौन सा है। उस समय पे हम बस बाउंडेड होते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करने के लिए। और जब हमें डेटा में लेबल दिया हुआ होता है तब हम सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करते हैं। सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। तो मैं आज जब हम लोग फोकस करेंगे, सो वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट, मीनिंग क्लासिफिकेशन, एंड इन क्लासिफिकेशन टुडे वी विल फोकस ऑन दिस सुपरवाइज्ड पार्ट। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा एल्गोरिथम्स इसी के अवेलेबल है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी के चल रहे हैं यूजुअली। तो अब इसको पाइथन में हम लोग कैसे कर सकते हैं, दैट वी नीड टू लुक इनटू। तो कभी भी हमारे पास जब कभी भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या होना पड़ेगा, पहले तो डेटा सेट मिलना चाहिए। डेटा मिलना चाहिए, टेक्निकली हम लोग इसको डेटा सेट बोलते हैं। डेटा सेट को अगर मैं एज्यूम करूं, नथिंग बट ए टेबल। डेटा सेट मिलने के बाद अब इस डेटा में हम क्या करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ क्लीनिंग करते हैं, साफ करते हैं। फिर से इसके फीचर और फीचर को और टारगेट को अलग करते हैं। ठीक है, फिर क्या काम करते हैं, हमारे पास जितना सारा भी डेटा दिया है, सपोज इतना डेटा दिया है, इतने डेटा में हम 80% डेटा मान के चलते हैं। मतलब एक खास एक बड़ा हिस्सा हम लोग यूज करते हैं ये लर्न करने के लिए कि आखिर किस किस वैल्यू के लिए एप्पल आ रहा है और किस किस वैल्यू के लिए ऑरेंज आ रहा है। इसको प्रोसेस को ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 20% होता है इसका यूज हम करते हैं जब ट्रेनिंग का काम क्या है, ट्रेनिंग का काम है हमें एक फंक्शन देना। फंक्शन सपोज x+2y+z, और ये एक्स वाई जेड क्या है, ये सारे फीचर्स है। सपोज दीज फीचर्स आर एक्स वाई जेड एंड दिस इज योर लेवल एल। तो लेवल एल इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन क्या है, ये सारे जितने भी फीचर्स हैं एक्स वाई जेड, इन सब का ये दिस इज अ फंक्शन। मतलब हमें x एक प्रोपोर्शन में है, y दो प्रोपोर्शन में है और z सपोज तीन प्रोपोर्शन में मिक्स करके ये हमें फंक्शन देता है। अब इसी फंक्शन को हमें टेस्ट करना होता है इस 20% डेटा को देके कि अब ये क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे ये टारगेट, इसका जो अपना वैल्यू होता है इसको हम लोग छिपा लेते हैं। ठीक, और इन डेटा को लेते हुए, ये जो डेटा हमारे पास है, इस डेटा को लेते हुए हम अपना एफ ऑफ एक्स यूज करते हुए अपना निकालते हैं। ये वाला पार्ट हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इस दोनों को मैच करते हैं यूजुअली कि इस दोनों में कितनी मैचिंग हो रही है ना। तो ये हमारे पास सपोज एक्चुअल डेटा था और ये मैंने प्रेडिक्ट किया, तो इसके बेसिस पे हमारे पास एक्चुअल और प्रेडिक्शन के बीच दो कैटेगराइज होता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा आता है कि ठीक है, फिर 5 डेटा ऐसे थे जो इसमें भी सही है, इसमें भी वही है। 6 डेटा ऐसे हैं जो इसमें भी वही, इसमें वो है लेकिन इसमें कुछ अलग है। तो ऐसे करके हमारे पास एक बाइनरी सॉरी 2x2, और डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर ऑफ क्लास इसमें थे। क्लास का मतलब कि जनरली हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब कि जो ये टाइप है हमारे पास, इसमें दो वैल्यूज होंगी, यस या नो हमें करना होगा जनरली। और उससे ज्यादा भी टाइप का होता है जिसमें हमें सपोज एप्पल, ऑरेंज एंड थर्ड फ्रूट लाइक चीकू इज देयर एंड मेनी थिंग। अगर बहुत सारे फ्रूट्स होंगे तो वहां पे हमें मल्टी क्लास की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये बाइनरी क्लास की बात बता रहा हूँ, उसमें 2x2 ये निकले और इसके थ्रू हम लोग इवेल्युएशन करेंगे।
ये बहुत ही सिंपल है, डिटेल में हम लोग और समझेंगे। तो ये वाला पार्ट इज क्लियर। तो फीचर और टारगेट को हम लोग अलग करते हैं, फिर हम लोग इसमें अपना एल्गो लगाते हैं और फिर हम इसे इवेलुएट करते हैं। तो एक सिंपल वर्कफ्लो यही है। तो मैं इसे दिखाता हूँ, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। लेट अस सी। जब कोई भी पाइथन में जाएंगे तो हमें ये 3 टाइप के लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होती हैं। numpy यूजुअली इस हेल्पफुल होता है हमें एरे रिलेटेड या मैट्रिक्स रिलेटेड जितने सारा भी वेक्टर ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी काम है वो बिना numpy के पॉसिबल ही नहीं है। पांडास में कोई भी एरे नाम का ऐसा कोई खास कंपोनेंट है नहीं जो हमें एरे ऑपरेशंस को दे सके, मतलब परफेक्टली दे सके। जो भी मेरा लीनियर अलजेब्रा अगर तुम यूज करना है तो numpy यूज करो। मैटप्लॉट इज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ एटसेट्रा प्लॉट करने के लिए, और पांडास इज फॉर डीलिंग विद दिस टेबल, डेटा को रखना, टेबल में रखना, टेबल को स्प्लिट करना। यानी ये वाला काम जब हम कर रहे थे, इस टेबल को रखना फिर इस टेबल को स्प्लिट करना, और भी बहुत सारे रिलेवेंट वर्क्स हैं। तो ये लोड करने का मेथड है, मेरा जो डेटा है वो CSV फाइल में रखा हुआ है। सो लेट अस सी, ये डेटा सेट फोल्डर के अंदर मैंने कौन सा फाइल खोला हुआ है, क्लासिफिकेशन टेम्पलेट फाइल खोला हुआ है, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन टेम्पलेट फाइल के पास एक डेटा फोल्डर है, डेटा फोल्डर में सोशल नेटवर्क एड्स का एक क्या है, CSV फाइल है। तो मैंने रखा है, ये डेटा सेट इज जस्ट ए वेरिएबल नेम, और टेक्निकली बोले तो ऑब्जेक्ट है। ये PD क्या है, पांडास का शॉर्ट नेम है। तो यहाँ पे ये CSV को रीड किया और इसके कुछ हेड यानी टॉप 5 को प्रिंट किया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेपरेट आउट कर रहा है एज और एस्टिमेटेड सैलरी। एज और एस्टिमेटेड सैलरी को फीचर्स में रख रहा है। बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन सिंस ये नॉन न्यूमेरिकल फीचर्स थे और ये तो यूजफुल ही नहीं था, इसको मैंने फिलहाल हटा लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। और ये मेरा टारगेट है, तो परचेज को मैंने टारगेट में रख दिया। एक्स और वाई दो मैंने बना लिया है, जिसमें मैंने फीचर और डेटा को रखा है। अब ये स्प्लिटिंग मेथड है, डाटा को 2 पार्ट में स्प्लिट करना, 80 और 20 में मैंने स्प्लिट किया। और फिर स्टैंडर्ड स्केलर लगाया। स्टैंडर्ड स्केलर लगाने का पर्पस हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि डेटा में बड़ी और छोटी वैल्यू होती है। जब हम लोग PCA में जाएंगे तो ये भी देखेंगे। बस इसका मतलब यही है कि डेटा को एक स्केल में लेके आना, ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए बहुत सिंपल एक लाइब्रेरी दी हुई है। वी कैन इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी एंड सिंपली यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को फिट लगा दिया ना। देखो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि हम यूजुअली फिट मेथड हमें मिलेगा, हर जगह पे हमें फिट मेथड मिलेगा। फिट मेथड को हम क्या करेंगे, मतलब ये क्लासिफायर किसका ऑब्जेक्ट है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो क्लासिफायर डॉट फिट, यहाँ तुम इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपना नाम लिख दो तो यहाँ भी अपना नाम लिख देने से चलेगा। डॉट फिट का मतलब ये जो 2 डेटा तुम्हें मिल रहा है, पेयर ऑफ डेटा, एक्स ट्रेन में क्या है, एक्स ट्रेन में है ये 80% पार्ट का फीचर वाला पार्ट, यानी ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट। और वाइट ट्रेन में क्या है, ये राइट साइड वाला पार्ट। तो इस पेयर को अगर तुम दोगे तो फिट मेथड क्या करेगा, इस डेटा को ने पैटर्न्स जो होंगे यानी फंक्शन को लर्न कर लेगा। ये फंक्शन की जो मैं बात बोल रहा था, ये एक्चुअली ये फंक्शन लर्न करके अपने पास रख लेता है इन सब वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। दैट इज व्हाट इट इज डूइंग, फिट मेथड, ठीक है। अब क्लासिफायर क्या कर रहा है, क्लासिफायर को पता है कि क्या फंक्शन लर्न किया गया है। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, प्रेडिक्ट करता हूँ टेस्ट वाला पार्ट, यानी टेस्ट वाला जो पार्ट था, इसमें 2 हिस्से थे, एक ये फीचर वाला पार्ट था और एक ये टारगेट वाला पार्ट था। तो बस फीचर वाले पार्ट को मैं मुझे डाल के ये नया प्रेडिक्टेड वैल्यू लाना है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। तो हमने एक्स वाले पार्ट को डाला और ये मेरा वाई वाला पार्ट ही प्रेडिक्ट करके दिया। अब मुझे चेक करना है कि पुराना जो वाई था, ये वाला वाई और ये वाला वाई, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये मैं इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट कर लिया, जब मैं ये बता रहा था कि यहाँ मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए होगा। इस बेसिस पे मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इट मे नॉट बी वर्थफुल एज मच, मगर ये कोड हमें मिल जाएगा। और यहाँ से फिर हम एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि कितनी % एक्यूरेसी है हमारे पास।
तो दिस इज 89%। और सेम डिसीजन ट्री, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो ऊपर में बस इंपोर्ट चेंज हो रहा है और ये क्लासिफायर कैसे बन रहा है, ये 2 लाइन में बस चेंज होंगी हर जगह हर टाइम पे। बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमने ऊपर में देखा हुआ। के नियरेस्ट नाइबर लगाना है तो बस ये 2 लाइनों को चेंज किया, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी हर बार बदल रहा है। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी लगाया, बस ऊपर की 2 लाइनें चेंज हुई हैं, बाकी सारी वही हैं। नाइब बेस है, ऊपर की 2 लाइनें बस चेंज है यहाँ भी, बाकी सारा कुछ वही है। तो बस एक मेथड को समझने के बाद हमें पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। इन सबको मैंने एक टेबल में कलेक्ट किया और वी कैन सी कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा, के नियरेस्ट नाइबर और सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये एसवीएम और इसका 2, केएनएन का 2 सबसे अच्छा क्लेम है। तो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन। ये टेम्पलेट मैं अपलोड कर दूंगा और छोटे छोटे प्रॉब्लम सब में हम लोग डील करेंगे जो न्यू है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए। अब इनसे बाहर आते हैं, मैं इसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। सौरभ में डिस्कस इन डिटेल, और कभी कंफ्यूजन होगा तो मैं बताऊंगा। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बात ये बताता हूँ कि इस पिक्चर को देखो, ये क्या कहता है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है डेटा साइंस में या मशीन लर्निंग में, कि सपोज हमारे पास 28 क्रॉस 28 की एक इमेज है। थोड़ा सा वेग हो गया। सपोज 40 क्रॉस 40 की हमारे पास इमेज है। ये एक इमेज है 40 क्रॉस 40। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इधर इसके पास 40 पिक्सल्स होंगे। ये पिक्सल की जो काउंटिंग हो रही है ना, जो हम लोग डॉट्स देखते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये पिक्सल की काउंटिंग हो रही है। मतलब इधर भी 1 2 3 4 5 6 करते करते इधर 40 पिक्सल होंगे और इधर भी 40 पिक्सल होगा। ये मिलके पूरा 40 क्रॉस 40 इमेज बना रहा है। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ इमेज पिक्सल्स आर 40 इंटू 40। इतने पिक्सल्स हो गए। अब एक इमेज के लिए हर पिक्सल एक फीचर है। जैसे इस वाले डेटा में हमने देखा, ये एक फीचर, ये दूसरा फीचर, ये तीसरा फीचर, ये चौथा फीचर, यानी या फिर यहाँ मैं जाऊं तो इसमें हमने देखा था कि किसी सेल प्रेडिक्शन के लिए कोई परचेज कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए उसका जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी, इन सब को यूज किया जाता है चेक करने के लिए। तो उसी तरह हमारे पास एक इमेज डेटा के लिए हर पिक्सल एक फीचर है। मतलब क्या, कि कोई भी इमेज कैट है या नहीं है, कैट यस और नो, इसके लिए कितने फीचर्स को चेक करना होगा। अगर 40 क्रॉस 40 की सारी इमेजेस हैं तो हमें 0 1 2 से लेके टोटल 1600 फीचर्स हमारे पास होंगे। और इन 1600 फीचर्स को मतलब हर हर रो में हमारे पास 1600 फीचर्स होंगे। तो यू डोंट थिंक कि ये बहुत बहुत मतलब लेंदी और बहुत ही वर्स्ट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब इमेज होता है तो कैट की इमेज तो बहुत छोटे से पार्ट में होती है, ठीक है, और बहुत सारा पिक्सल तो यूं ही होता है जिसका कोई यूज नहीं है। और कुछ पिक्सल्स ऐसे होते हैं जो नजदीक वाले पिक्सल रिलेवेंट भी नहीं होते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये अगर हम ऐसा इन सबको एक साथ यूज करते हैं, इतने फीचर को एक साथ यूज करते हैं इस लेबल को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो पहला प्रॉब्लम ये कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। ठीक है, नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। ऑलवेज जरूरी नहीं है कि रिजल्ट अच्छा है, ऐसा नहीं मैंने बोला कि नहीं आता है, तब मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखा गया है कि इससे अच्छा प्रेडिक्शन नहीं हो पाता। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लेगा ऑब्वियसली। सपोज कि मेरे पास अगर 50,000 इमेजेस है तो 1600 फीचर्स हैं कितने इमेजेस के लिए, 15,000 इमेजेस के लिए, या 50,000 या 7,000 इमेजेस के लिए। ये वर्स्ट सिनारियो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक्चुअली इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी या फिर जो मैथमेटिक्स है वो बोलता है कि इतने सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हमें रिड्यूस करना है। मतलब हम इफ वी ट्राई
देन ये जो 1600 फीचर्स हैं इसको हम रिड्यूस करके, हो सकता है बस 10 फीचर ही, हो सकता है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और भी कुछ फीचर्स मिलके 10 फीचर मिलके ही अच्छा कैट एंड डॉग का प्रेडिक्शन हमें दे सकते हैं। तो वो क्या मिनिमम नंबर ऑफ फीचर्स है ये हमें पता करना होता है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। अब डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्यों बोलते हैं, मैं देखो इसमें अगर समझ में आ रही है ना, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ये क्या है, वन डायमेंशन है, दिस इज टू डायमेंशन। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट को दिखाने के लिए ये मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज बतानी पड़ेंगी, एक्स और वाई बताना पड़ेगा। और अगर यही एक क्यूब है या 3D स्पेस है, तो 3D स्पेस में मुझे एक पॉइंट को बताने के लिए तीनों ही एक्सेस से उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है, और यही 4D होगा तो हमें इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए 4 वैल्यूज लगेंगी, एक्स वाई जेड पी। और 5D होगा तो एक्स वाई जेड पी क्यू। यानी जितना डायमेंशन का मतलब क्या है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कितनी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, ये जो हमारा प्रॉब्लम था ऊपर, यहाँ क्या है, कोई ऑब्जेक्ट कैट है या नहीं है, इसके लिए हमें 1600 फीचर्स की जरूरत हो रही थी। यानी इतने डायमेंशन का ये प्रॉब्लम था। हर एक कैट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें 1600 प्रॉपर्टीज की जरूरत थी। ठीक है, ये बहुत ह्यूज डायमेंशन का प्रॉब्लम है। इसको हमें रिड्यूस करना है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में, मतलब और 10 डायमेंशन में, जैसा भी हम चाहे। मतलब 1600 फीचर्स से हमें हटा के इसे 2 4 10 कम से कम फीचर्स में लेके आना। मैं नहीं कह रहा 2 4 10, हो सकता है 150। तो मिनिमम नंबर ऑफ फीचर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशन, जिसमें कि इस कोई भी कैट्स एंड डॉग को एक्सप्लेन किया जा सके, डिफरेंशिएट किया जा सके। मतलब दो, अगर तुम्हें इमेज दिया हुआ है, एक कैट की इमेज है और एक डॉग की इमेज है, तो तुम दोनों को डिफरेंशिएट करके बता सको कि ये इमेज कैट की है या डॉग की है। वो क्या मिनिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, वो क्या मिनिमम नंबर ऑफ फीचर्स होंगे, ये हमें निकालना है। राइट। तो मैं वापस से आता हूँ यहाँ। तो इसमें एक्चुअली जब मैं एक इमेज रखा ना, तो इस इमेज में तुम गौर करो, ये क्या है, एक बिल्डिंग का इमेज है। मैंने ये आर्किटेक्ट के एग्जांपल से उठाया हुआ है। इस बिल्डिंग को हम लोग कितने डायरेक्शन से देख सकते हैं। ऊपर से देख सकते हैं तो ये बिल्डिंग ऐसा दिख रहा है, फ्रंट से देखेंगे तो ये बिल्डिंग ऐसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है डायमेंशनलिटी रिडक्शन का। अगर ये समझ में आ रही है बात, मतलब यू आर गेटिंग एवरीथिंग। हम डेटा को एक अलग एंगल से देख सकते हैं, दैट इज व्हाट द डायमेंशनलिटी इज। फॉर इंस्टेंस, इस डेटा को देखो। इस डेटा को अगर मैं, ये लाइन जो जा रही है ना, इस लाइन के ऊपर से जाके देखूं तो ये वाला ऐसा मुझे दिखेगा, ये डेटा है ना। और इसी डेटा को अगर मैं इस कॉर्नर से देखूं, है ना, यहाँ ये जो है, इस कॉर्नर से देखूं तो ये डाटा मुझे ऐसा दिखेगा। और इसके अलावे अगर मैं इस साइड से या किसी तीसरे चौथे साइड से देखूं, तो हो सकता है डेटा मुझे ऐसा दिखे। समझ में आ रही है बात? यही व्यूज है, दिस आर व्यूज, कि अलग अलग डायरेक्शन से देखने पे डेटा का व्यू डिफरेंट होता है। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम क्या है, तो ये तीनों में कौन सा व्यू अच्छा है। पहली बात की अलग अलग व्यूज की बात तो समझ में आ गई, लेकिन इन तीनों में कौन सा सबसे अच्छा व्यू है, इस बात को कैसे समझे। इस बात को समझने के लिए हमें एमएल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर मान लिया कि मुझे कोई, सपोज सेल प्राइस का ही एग्जांपल मैं ले लूं, कि कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट है पी, इसको बाय करेगा, यस या नो, यस और नो। और इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं कि ठीक है, उसकी एज क्या है, उसका एरिया क्या है, रीजन क्या है, वो ऑनलाइन खरीदता है ऑफलाइन खरीदता है, ये सारे बहुत सारे फीचर्स हैं। अब हो सकता है कि ये 2 1 3 1 हो,
है ना, ये 5 6 9 3 हो, ये 1 1 1 1 हो, ये 3 9 3 2 हो, ये 6 3 5 9 6 3 हो। इस चारों में मैं क्या देख रहा हूँ कि हर मतलब अगर इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1, इसकी 3, इसकी 1, तो यस वो प्रोडक्ट खरीदेगा, नहीं प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ऐसा डिसीजन है बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो ये फीचर्स हैं। अब इस फीचर में मैं क्या देख रहा हूँ कि ये वाला फीचर जो है, चाहे वो खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा, ऑलवेज क्या है, 1 है। यानी ये मेरे लिए कहीं से भी यूजफुल नहीं है, ये प्रेडिक्शन में कोई मदद नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा वेरी नहीं कर रहा है, वेरिएशन बहुत कम है, वेरिएशन जो है वो बहुत कम है, नियर जीरो के अराउंड है। तो अब इसका मतलब जो कोई भी कॉलम है, कोई भी डेटा है, अगर उसमें वेरिएंस कम है तो वो डेटा यूजफुल नहीं है, हाई वेरिएंस होना चाहिए। वेरिएंस जितना ज्यादा होगा वो डेटा उतना अच्छा होगा। तो फीचर्स में जनरली हम लोग वेरिएंस को चेक करते हैं, और फीचर इंजीनियरिंग में भी ये पार्ट बहुत यूजफुल है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है। यहाँ पे एक्चुअली जब हम लोग देखेंगे व्यूज में, तो हमें वो वाली व्यूज पकड़नी है जिस व्यूज में वेरिएंस सबसे ज्यादा है। ये देखो इसमें सबसे ज्यादा वेरिएंस है, इन सब में बहुत कम है। यानी ये वाला जो व्यू है, यानी इस लाइन के ऊपर से खड़े होकर अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारे को इस डेटा को बेस्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है। और इस डेटा को जो अभी 2 डायमेंशन में था, उसको हमने 1 डायमेंशन में रख लिया हुआ है, एंड इन 1 डायमेंशन वी कैन डिसाइड मेनी थिंग्स, राइट। इस पार्ट में कोई इशू था? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ, हो सकता है बेसिक के लिए, मतलब क्योंकि मैं एकदम जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहा। ठीक है। अ, अब जब आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो हमें 2 नए कॉन्सेप्ट आएंगे। हाँ, वैसे सौरभ तुम डिस्कस करेगा, लेकिन मैं बेटर समझता हूँ क्योंकि मैं इंटरफेस हूँ मैथ्स और कंप्यूटर के बीच का, तो इसलिए या तो तुम लोग ज्यादा मैथमेटिकल हो या प्योर कंप्यूटर वाले हो, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 2 चीजों को हमें याद रखना चाहिए इस पॉइंट पे। वो पहली बात ये है कि मैट्रिक्स हमारे पास होता है। कोई भी डेटा को अगर हम 2 डायमेंशन में रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम में कर दिया, कॉलम को रोज में कर दिया, दिस इज ट्रांसपोज। मैट्रिक्स एडिशन, अगर कोई बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 5 3 9 2 1 1 1, तो मैट्रिक्स एडिशन क्या करता है, एलिमेंट वाइड ऐड करता है। इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, जो इस कॉलम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, पहला एलिमेंट बनेगा, और ऐसे ही करते करते वो सारे एलिमेंट क्रिएट करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि ये 3x3 है, ये भी 3x3 है, यानी इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ट्रांसपोज समझ में आ गया। एक जो सबसे ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स को डिकम्पोज करना, मतलब मैट्रिक्स को तोड़ना, मैट्रिक्स को एक अलग फॉर्म में लेके जाना, राइट। तो उसमें हम जो सबसे इंटरेस्टिंग डिकम्पोजिशन है मैट्रिक्स का, मतलब डिकम्पोजिशन, वो है आइगन वेक्टर निकालना। इसका आइगन वेक्टर निकालना, आइगन वेक्टर निकालना वही बात है जैसे कि हम ये बात में डिस्कस कर रहा था ना, अलग अलग व्यूज, तो ये अलग अलग आइगन वेक्टर्स है किसी मैट्रिक्स के, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। अ, तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। अगर हमारे पास a है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन से a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे i इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर हमारे पास a है 1 2 2 1, ऐसा दिया हुआ है a, तो हम इसका आइगन वेक्टर निकालने के लिए 1 2 2 1 माइनस लैम्डा इंटू 1001, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि
1 2 2 1 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड देन वी कुड से 1 माइनस लैम्डा 2 2 1 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ से हमें लैम्डा की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। यही दो वैल्यूज लैम्डा की जो है इसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, और इस लैम्डा की वैल्यू को, पहली लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा a माइनस लैम्डा आई में अगर मैं रख दूंगा तो मुझे पहला आइगन वेक्टर मिल जाएगा, और दूसरे वैल्यू को रख दूंगा तो मुझे दूसरा आइगन वेक्टर मिल जाएगा। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? ठीक है, राइट। तो आइगन वेक्टर क्या होता है, मैं एक और सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूं। सॉरी, आइगन वेक्टर, अगर हमारा मैट्रिक्स अभी, आइगन वेक्टर क्या ना, हमारे मैट्रिक्स को एक नया डायरेक्शन देता है कि ये न्यू डायरेक्शन में हम इसको देख सकते हैं, और आइगन वैल्यू उसकी, उसका मैग्नीट्यूड होता है कि ये कितना डिस्टेंस है इसका इस पॉइंट से एंड एटसेट्रा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आइगन वेक्टर इज नथिंग बट द these views, राइट। और हाँ, और सिंगुलर वैल्यू हम लोग हमेशा देखेंगे, तो सिंगुलर वैल्यू को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और सिंगुलर वैल्यूज जो होता है वो रूट ओवर आइगन वैल्यूज को लिखते हैं। ठीक है, तो ब्रीफ में मैं मैथमेटिक्स को इतना ही बता सकता हूँ, डिटेल में बहुत सारा पार्ट है, तो धीरे धीरे हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे निकालेंगे सिंगुलर वैल्यू। और ये तो सिंगुलर वैल्यू हम आइगन वैल्यू से ही निकाल सकते हैं, और आइगन वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान है। इस ये निकाल लो, और इससे ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ से तुम्हें लैम्डा की जो दो वैल्यू आएंगी वो आइगन वैल्यूज हैं, और इस आइगन वैल्यूज को जब इसमें तुम पुट करोगे वापस से, तो तुम्हें दोनों अलग अलग आइगन वैल्यूज के लिए दो अलग अलग वेक्टर्स मिलेंगे, वही आइगन वेक्टर्स हैं। देखो वेक्टर और वैल्यू में क्या डिफरेंस है, वेक्टर गिव्स अस डायरेक्शन, एंड इस जो वैल्यू है वो स्केलर होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। 5 इज अ वैल्यू, डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, बट मैट्रिक्स ऑलवेज एक डायरेक्शन को, मतलब मैट्रिक्स तो अपने आप में दो वेक्टर से बना हुआ है, तो ये डायरेक्शन को डिनोट करता है। और सिग्निफिकेंट बात इसमें ये रही कि ये जो दो आइगन वैल्यूज होते हैं, इसमें इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, यानी जो सबसे बड़ा होता है उसको पहले रखते हैं, और ये क्लेम होता है। अब देखो यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ ना, ये तो 2x2 मैट्रिक्स है, अगर मेरा 40x40 मैट्रिक्स होता तो हो सकता था मेरे मेरे कितने आइगन वैल्यूज आते, जो भी आइगन वैल्यूज आए, सपोज कि 40 आइगन वैल्यूज आए हमारे पास, तो 40 जितने भी आइगन वैल्यूज हमारे पास हैं, ये सारे आइगन वैल्यू हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इसमें से हमें कुछ बेस्ट को निकालना हो, जो बेस्ट है। अब ये बेस्ट क्या होता है, अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हर आइगन वैल्यू के लिए हमें एटलीस्ट एक आइगन वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा, अनलिमिटेड मिल सकता है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। आप समझो अभी कि एक आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर मिलता है, तो आइगन वेक्टर जब हमें मिलता है तो वही वेक्टर्स हमें निकालने होते हैं, और मिनिमल नंबर ऑफ जो सबसे बेस्ट होते हैं, मतलब वो सारे आइगन वैल्यूज को हम प्रेफर करते हैं जो आइगन वैल्यूज से हमें मैक्सिमम वेरिएंस मिलता है, मैक्सिमम वेरिएंस मिलता है। ठीक है, तो हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ऐसा मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेट वे में समझना इतना आसान होगा। अभी नेक्स्ट सौरभ तुम डिस्कस करोगे कोडिंग पार्ट? ये कोडिंग पार्ट ओके सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये वाला सीट में तुम्हारे पास नहीं होगा, ये तुम सर, अपना, ये वाला सीट तो है ना, नहीं। इसमें मैंने कुछ ज्यादा ही कलेक्ट किया हुआ है। तुम एक बार अपना सीट डिस्कस कर लो, फिर मैं वापस इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो अभी तो अच्छा सेशन अच्छा, ओके खत्म, ओके। मैं इसको ऑफ करता हूँ, फिर से रिज्वाइन करो, और मैं तुम्हें होस्ट बना देता हूँ। ठीक है, 4 मिनट ठीक बचा इस ठीक सेशन में बस। है सर। ठीक है, टाइम है ना सबके पास? यस सर, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। ठीक है, ओके ओके ओके। रिज्वाइन करते हैं हम लोग सेशन, क्योंकि जूम ना 40 मिनट ही देता है।
इसमें